नमस्कार। पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम में सेक्रेटरी डीएलएसए सिरमौर एट नाहन की तरफ से मेंटल हेल्थ केयर एट 2017 के सेकंड पार्ट में आप सबका अभिनंदन। जितने हमारे मार्जिनलाइज सोसाइटी हैं, चाहे हमारे फिजिकली डिसेबल या मेंटली इल, हम सबको कवर कर रहे हैं। हम अपने दलित भाइयों के लिए SC/ST एक्ट के मोटे मोटे इंपॉर्टेंट प्रावधान से उनको लीगली सेंसिटाइज करेंगे, अपने सारे स्टेक होल्डर्स को उनकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएंगे और साथ में मानसिक तौर पर जो परेशान हैं उनके लिए हम मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की सेकंड वीडियो में आपको बताना चाहते हैं कि सेक्शन 1 में ये लिख दिया गया है कि ये होल इंडिया, जब जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं भी था तब भी ये होल इंडिया में लगा करता था, क्योंकि ये अपना ध्यान नहीं रख सकते मेंटली इल पर्सन, तो उसके लिए पेरेंट्स पैट्रिये में सेक्शन 32 में सारे स्टेक होल्डर्स को कोऑर्डिनेशन में काम करना है, और नहीं तो सेक्शन 108 में दंड के लिए तैयार रहें। यहाँ पर जिस तरह की मैंने बताया, सेक्शन 43 सेक्शन 53 में CEO की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट लेवल के टॉप लेवल के सेक्रेटरी होते हैं, वो मेंटल हेल्थ केयर में जो है बोर्ड में पावरफुल पोस्ट पे हैं और उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, और वो इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन, स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के तहत वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो सेक्शन 18 सब सेक्शन 7 में और 18 के 11 में मोस्ट वल्नरेबल जो है, यानी कि जो मेंटली इल पर्सन हैं उनमें भी जो अपने आप को रिस्क या दूसरे को रिस्क पहुंचा सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए लगातार राइट टू एक्सेस का राइट दिया गया है। वो सारे हॉस्पिटल में खुद जाकर अपने आप को एडमिट और डिस्चार्ज करवा सकते हैं, इतना बेहतरीन राइट दिया गया है, बिना उनकी ह्यूमन राइट, प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी लिविंग के राइट को वायलेट किए बगैर, जो 18 से 28 में हमने पढ़ा, उनको खुद को एडमिट कराने का, एडवांस डायरेक्टिव बनाने का, यानी अपनी एक वसीयत टाइप बनाने का कि मुझे कैसा इलाज चाहिए, जब वो ठीक हो तो ऐसा एडवांस डायरेक्टिव वो बना सकते हैं, बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ऑल्टर भी कर सकते हैं, जैसे यूथनेशिया में होता है। सेम इसी तरीके से यहाँ सेक्शन 5 में ये अधिकार आपको दिया गया है। 108 में आपने सुना कि इस एक्ट में इतने बेहतर बेहतर चीज़ें, और कोई भी वायलेशन और आपको समझना है तो मैं आपको बता दूं, 6 महीने से लेकर आपको 10,000 रुपये तक का दंड, और अगर आप रिपीट करते हैं तो 2 साल से लेकर 50,000 तक का दंड सेक्शन 108 में। अगर आप सुसाइड करते हैं तो पहले आपको 309 में, अगर आप मर जाते हैं तब तो इसका कोई ऑफेंस नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आप बच जाते थे तो इंडियन पिनल कोड में आपको दोषी माना जाता था। लेकिन अब थोड़ा सेंसिटाइज्ड अप्रोच माना गया है। सेक्शन 120 में आपको नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज के साथ IPC को एक तरीके से सेक्शन 309 को अब ऑफेंस ना मानकर 115 की प्रिजम्पशन प्रोवाइड की कि हम ये मान के चलेंगे कि वो मानसिक तौर पे परेशान है तभी उसने सुसाइड किया, और इसीलिए उसका हक है अपना इलाज करवाना, ना कि जज साहब के आगे पेश हो जाना। 116 में सारे सिविल जजेस को, लर्नेड सिविल जजेस को, सिविल कोर्ट्स को ये कहा गया है कि इस एक्ट में करने वाले कोई भी काम के ऊपर आप इंजंक्शन ना दें, स्टे ऑर्डर ना लगाएं। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह आप इस एक्ट में अपने आप को एडमिट करवा सकते हैं, डिस्चार्ज करवा सकते हैं 2 से 3 में, लेकिन अगर आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते तो सेक्शन 4 में आपके नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव, और सेक्शन 5 में एडवांस डायरेक्टिव के तहत आप अपना इलाज करवा सकते हैं। सेक्शन 82 सब सेक्शन 4 और सेक्शन 74 में हमने देखा कि जुडिशरी यानी डिस्ट्रिक्ट जज साहब का रोल है, और वो मेडिकल हेल्थ रिव्यू कमेटी में बैठते हैं। 5 लाख तक का दंड देने का पावर उनके पास है, और कोई भी हॉस्पिटल अगर इस एक्ट के तहत इफेक्टिव साइकेट्रिस्ट जितने चाहिए, जितने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट चाहिए, और कोई भी बिना डिस्क्रिमिनेशन के, फिजिकल हेल्थ के लिए तो आपके पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, पर जहां मेंटल हेल्थ आता है बायस हो जाते हैं, तो याद रखिए 5 लाख तक का केवल दंड नहीं, हमारे लर्नेड डिस्ट्रिक्ट जज मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड में आपकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। नीम हकीम खतराए जान के लिए हमने पहले कहा था सेक्शन 106 में, चैप्टर 14 में आपको बार किया गया है, आप कोई भी झाड़ फूंक ना करें, डॉक्टर यानी जो हमारे एक्सपर्ट हैं वही इसका इलाज करें, नहीं तो 108 में 6 महीने से लेकर 2 साल तक का जेल, 10,000 से लेकर 50,000 तक का जेल। सेक्शन 18 सब सेक्शन 7 चीख कर ये बताता है कि वेलफेयर स्टेट है, सारे जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सेक्शन 32 में कोऑर्डिनेशन में काम करें, इसीलिए सेक्शन 29-30 में हम इसको प्रमोशन और वाइडेस्ट पॉसिबल पब्लिसिटी दे रहे हैं। सेक्शन 100 में और 101 में आपने पुलिस ऑफिसर की यानी SHO की अपने जुरिडिक्शन में, और आपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, और 104 में जितने हमारे शेल्टर होम हैं जो मेंटली रिटार्टेड
या मेंटली इल लोगों से डील करते हैं उनकी ड्यूटी सुनी। अब आप सेक्शन 92 में भी ये ड्यूटी सुने कि अगर कोई तेरे नाम का सलमान खान अपने मेंटली इल पर्सन जो है, जो अपना डिसीजन नहीं ले सकता लेकिन वहाँ से भाग गया है, तो उसको बिना लीव ऑफ आपको लीव मिल सकता है, लेकिन अगर आपने लीव नहीं लिया, आप भाग गए, तो आपको वापस पकड़ के वहीं पर लाया जाएगा। और इसको कहते हैं हम कि घर वापसी एक तरीके से पुलिस की ड्यूटी है। अगर कोई घर नहीं है, कोई भी उसका रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं है, तो ये नहीं कि आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर दें। सेक्शन 19 के 3 में सरकार की ड्यूटी है कि जिस तरह शेल्टर होम होते हैं, इस तरह हाफ वे होम बनाए जाएं, यानी कि वो घर जैसा दिखे, चाहे वो एक तरीके से जेल हो लेकिन वो जेल का माहौल नहीं होता। सेक्शन 27 में, 19 के 2 में, 43 के 1 के ई में और 55 के 1 के ई में, जी हाँ फिर से सुने, सेक्शन 27 में, 19 के 2 में, 43 के 1 के ई में और 55 के 1 के ई में लीगल एड की बात की गई है। और जिस तरह से आज मैं सेंसिटाइज करने का एक प्रयास कर रहा हूं, तो जितने भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारे PLVs, पैनल लॉयर, रिमांड लॉयर, CMO साहब, जितने भी हमारे लॉ के इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इन सबको ट्रेनिंग देने की ड्यूटी भी 55 1 के ई में, 43 1 के ई में सरकार की है। वेलफेयर स्टेट 18 का 7 चीख चीख के कहता है, मोस्ट वल्नरेबल के लिए 18 का 11 कहता है कि फंड और बजट बिल्कुल प्रोग्रेसिव होना चाहिए, मतलब कि अगर जरूरतें बढ़ गए तो वो बढ़ता जाए, स्टैटिक ना रहे। ठीक है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एश्योर किया गया 18 के 11 में। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कई प्रोविजंस को, क्योंकि आपका डिग्निटी, प्राइवेसी, इंटेग्रिटी, ये सारी बातें लिप सर्विस या पेपर डेमोक्रेसी यानी प्रीएम्बल तक ना रह जाए। सेक्शन 21 आपको इक्वलिटी देता है, तो 22 राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं, ऐसा जानकारी लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को ब्रीच ना करे, जो 23 में आपका अधिकार है। 27 में राइट टू लीगल एड भी आपको दिया गया है, यानी कि आप हमारे तक कोई भी पुलिस वाला या कोई भी आम इंसान, सिविक सोसाइटी हमारे तक अगर किसी भी मेंटली इल पर्सन के बारे में लाता है, तो हम 101, 104, 100 में अपनी ड्यूटी और स्टेक होल्डर्स की ड्यूटी करेंगे। टाइम टू टाइम 55 1E, 43 1E में हम इस तरह के ट्रेनिंग द्वारा सेंसिटाइज करेंगे अपने लीगल जितने भी हमारे इन्फोर्समेंट एजेंसी है। 106 में मैं फिर जाते जाते वार्निंग दे दूं, झाड़ फूंक या इस तरह का कोई भी चीज़ ना करें, नहीं तो 108 में 6 महीने से लेकर 2 साल तक का जेल और 10,000 से लेकर 50,000 तक का दंड भुगतने को तैयार रहें। कोई सुसाइड करता है तो पुलिस वालों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, सेक्शन 120 में एक नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है, 115 में प्रिजम्पशन है कि वो मेंटली इल है, उसको इलाज की जरूरत है, इसीलिए कृपया करके सुसाइड के केसेस में सबसे पहले अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से 115 और 120 के तहत गाइडेंस जरूर लें। अगर किसी लर्नेड जुडिशियल ऑफिसर के पास कोई पेंडिंग केसेस है जहां 328 से 333 या 330 से 330 और 335 CRPC इन्वोक करने की बात आती है, तो वो सेक्शन 103 और 105 जो है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, उसको भी ज़रूर इसके साथ पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर भी यही लिखा है कि पेंडिंग केसेस में अगर आ जाए तो हम किस तरह ट्रायल को सस्पेंड करके पहले इलाज करवाते हैं। तो आपने देखा कि ऑलमोस्ट हर चीज़ को हमने कवर किया है, पीनल क्लॉज से लेकर जो जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको। जय हिंद, जय हिमाचल।